एक होती है प्रोएक्टिव अप्रोच और एक होती है रिएक्टिव अप्रोच। आम तौर पर हम सब ज़िंदगी में इन दोनों अप्रोचेस से चल रहे होते हैं कि अपना एक मंसूबा बनाया होता है सुबह सवेरे उठ के कि आज सारा दिन ये काम करने हैं, और फिर एक ज़हन में ये भी होता है कि जब कोई हमसे इंटरेक्ट करेगा तो हम रद्द-ए-अमल भी दे देंगे, कोई आके तो कोई बात पूछेगा तो हम जवाब भी दे देंगे, जिस तरह की बात करेगा उस तरह का हम जवाब दे देंगे। तो ये मिली जुली अप्रोच से, यानी प्रोएक्टिव अप्रोच से या रिएक्टिव अप्रोच से हम अलग-अलग काम नहीं करते, दोनों को मिला के करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़्यादा और दूसरी चीज़ कम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोएक्टिव अप्रोच ये है कि आप पहले से मंसूबा बना के बैठे हो कि आप दिन कैसे गुजारेंगे, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें दिन के किसी वक्त आपको किसी इमरजेंसी का सामना होता है, कोई आग लग जाती है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैंने तो सोच रखा था कि आज ये काम करने हैं, मीटिंग्स करनी है, तो आग बेशक लगे तो मैं तो बैठ के मीटिंग करूंगा डॉक्टर एजाज कुरैशी के साथ। ऐसा तो नहीं कर सकते। तो ऐसे मौक़ों पे हम रद्द-ए-अमल देते हैं, पानी की बाल्टियाँ उठा के लेके आते हैं, रेत फेंकते हैं, ये करते हैं, कॉल करते हैं, किसी न किसी तरीके से उस आग को बुझाते हैं। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी होता है कि उनका कोई अपना प्रोग्राम नहीं होता, जो कोई उनको कुछ कहता है वो सारा दिन वही करते रहते हैं, क्योंकि उनके फ़राइज़ मनसबी ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर कोई बंदा होता है, उसको कहता है ये कर दो तो वो कर देता है, वो एक और बंदा होता है कहता है वो ये कर दो तो वो करने लगते हैं। लेकिन बॉलर बुनियादी तौर पर एक प्रोएक्टिव अप्रोच वाला होता है, वो फ़ैसला करता है कि उसने अगला बॉल किस तरह का फेंकना है अपने जहन से, और वो एक रात पहले ही भी सोच रहा होता है कि जो मुखालिफ टीम के बैट्समैन हैं उसमें से किस बैट्समैन को वो कैसी बॉलिंग कराएगा। जैसे कि आजकल कहा जा रहा है कि रिजवान एक ख़ास जगह पे जाके तो वो आउट हो जाता है, वो हैंडल नहीं कर पाता उसको बॉल को, जो उसको यहाँ करके बॉल मिलता है तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाता, तो वो वीडियो देख देख के तो उनको पता चलता है कि यहाँ आउट होता है, और सब चाह रहे हैं कि उसकी ये गलती दूर हो जाए। और इस तरीके से आप यूँ समझे कि जो बॉलर होता है वो स्कीम लड़ाता है और बैट्समैन उसकी स्कीम को नाकाम बनाना चाहता है, छक्का मार के या चौका मार के किसी तरह नाकाम बनाना चाहता है। कप्तानी भी ऐसे ही है कि आप मुखालिफ टीम के मुतल्लिक़ कुछ हिकमत अमली बनाते हैं कि उस टीम की कमज़ोरियाँ क्या हैं और उस टीम को कैसे डील करना है। हर टीम की एक ओवरऑल नफ्सियात भी होती है, जैसे वेस्ट इंडीज़ की टीम की एक नफ्सियात है, साउथ अफ्रीका की टीम की एक और नफ्सियात है, अफ़गानिस्तान की टीम की एक अलग ही नफ्सियात है, और पाकिस्तान की टीम की भी अपनी एक नफ्सियात है। तो बीच में नफ्सियात भी आ गई। अब बाबर आज़म बुनियादी तौर पर बैट्समैन है, चूँकि वो जब टीम में आया था तो वो बैट्समैन के तौर पे आया था, कप्तान के तौर पर नहीं आया था। तो टीम में जगह बनाने के लिए किसी किनारे से घुसना होता है, तो ही वॉज़ अ बैट्समैन। और बैट्समैन का बेहतरीन जो प्रैक्टिस का तरीका है वो ये है कि वो तेज़ी से जवाबी हिकमत अमली बनाए, रद्द-ए-अमल बनाए, दिफा करे, बॉल को मैनेज करे कहीं ना कहीं इस तरीके से कि आउट ना हो और कोई स्कोर हो जाए। तो ये एक और हिकमत अमली है जिसे हम ये कहते हैं कि रिएक्टिव अप्रोच है। और जब कप्तान आप बनते हैं तो आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच है, आपने पहले सोच के रखना है कि आपने किस मौके पे क्या करना है, कौन सा फील्डर कहाँ खड़ा करना है, किसको बॉलिंग देनी है, किसको नहीं देनी। रिएक्शन आमतौर पर कहा जाता है कि जिसमें ज़्यादा सोच विचार ना हो, और रिस्पॉन्स का मतलब है कि आपकी ज़्यादा सोच विचारों के रिस्पॉन्स से रिस्पॉन्सिबल बनता है, द वन हु इज़ एबल टू मेक ए रिस्पॉन्स। हर बंदे की जो दो अप्रोचेज़ हैं, रिएक्टिव अप्रोच और प्रोएक्टिव अप्रोच, इसकी कोई परसेंटेज है जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजार रहा होता है। कई लोग 50-50 के साथ चल रहे होते हैं, कई लोग 25 और 75 के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन एक बॉलर जो है वो 90-10 के साथ चल रहा होता है।
एक बैट्समैन भी 90-10 के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन से चल रहा होता है क्योंकि वो रद्द-ए-अमल दे रहा होता है। अब जब किसी को कप्तान बना दिया जाता है तो उसको लालच होता है कि कप्तान की क्या बात है, कप्तान को तो कमरा भी ज़्यादा अच्छा मिलता है होटल में और कप्तान के तो रिवॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं और नाम भी बहुत ज़्यादा है, तो वो शौक में कप्तान बन जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि इंडिया में सचिन तेंदुलकर को भी मसाइल थे और भी सुनील गावस्कर को भी मसाइल थे। वजह उसकी ये है कि वो बेसिकली बचाव करने वाले हैं और कप्तान बेसिकली अटैक करने वाला है, उसने फतह करना है, तो टोटल ऑपोजिट है। तो ये बॉलर्स का काम है और जब कोई बैट्समैन को ये काम दिया जाता है तो इनवेरिएबली आहिस्ता आहिस्ता उसके दिमाग के अंदर क्लैश आ जाता है कि है वो बेसिकली रिएक्टिव अप्रोच वाला, लेकिन वो कोशिश करता है प्रोएक्टिव अप्रोच की। तो जिसे कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी खो बैठा, तो वो उसके साथ ये होता है। और अमूमन अल्टीमेटली इसका हल एक ही होता है कि बैटिंग को बचा लो और कैप्टनशिप जो है वो छोड़ दो। ये अल्टीमेटली इसका हल, अल्टीमेटली सब ऐसा ही करते हैं। और अगर गौर करें तो आगे चल के आप देखेंगे शायद कि दुनिया में रवाज हो जाएगा कि जब भी कोई कप्तान बनेगा तो वो बॉलर होगा, वो एग्रेसिव होगा, वो तहस नहस करने वाला होगा। उसकी अप्रोच होती है कि उड़ा के रख दूंगा, और वो जो अप्रोच है उसके लिए वो अपने जहन में जो एग्रेशन पाल के रखता है। बैट्समैन को वो एग्रेशन नहीं चाहिए। बैट्समैन ने कभी बॉल छोड़ भी देना कि वेल लेफ्ट लेने की ज़रूरत ही कोई नहीं, या डक करने। आपका जो अपना मसला है कि जिसमें आप डबल माइंडेड हैं और बहुत दफ़ा डबल माइंडेड होते हैं। आप बहुत दफ़ा ये सोचते हैं कि नशे ने बहुत नुकसानात दिए हैं और आप अपने दिल में फ़ैसला करते हो, नशे को बुरा कहते हो और दिल में फ़ैसला करते हो और अपने आप को गालियाँ भी डाल लेते हो। अपने आप को खुद बहुत गंदी गंदी गालियाँ डाल लेते हैं कि अब मैं नशा करूँ तो मैं ये हूँ, ठीक है। और फिर वही आप होते हैं जो नशा कर गुज़रते हैं हर किस्म के वादे इरादे कस्मों के बावजूद। तो ये डबल माइंडेड होने वाली बात है ना, कि उस तरफ भी चल गया माइंड और इधर भी चल गया माइंड। पहली बात तो आप समझ गए कि आपने खुद ही सब ने यकज़बान होकर बोला कि हमें प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए। प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब है कि अगले हफ्ते क्या होना है, अगर ये होगा तो मैं ये करूँगा, अगर ये होगा तो मैं ये करूँगा। जैसे आप सोचते हैं ना कि सर्दियाँ आ जाएंगी तो रज़ाइयाँ निकाल लेंगे, गर्मियाँ आ जाएंगी तो रज़ाइयाँ लपेट के रख देंगे, सर्दियाँ आएंगी तो एसी वेसी बंद कर देंगे। ये पहले से आप सोच के रखते हैं। और आप ये भी सोचते हैं कि अगर सर्दियाँ आए तो कभी थोड़ा बहुत धूप में भी बैठ जाएंगे। और ये सारी चीज़ें जो पहले आप सोच के रखते हैं, और आप सोच के रखते हैं कि अच्छा महीने के शुरू में तनख्वाह आती है या पॉकेट मनी आती है या घर का ख़र्चा आता है, तो बंदा कहता है जब ख़र्चा आएगा तो मैं ये करूँगा। और महीने के आखिर में आप कहते हैं कि आज दाल पका लेते हैं, कल आलू पका लेंगे, परसों वैसे ही गुजारा कर लेंगे या कुछ से, क्योंकि पैसे ख़त्म हो रहे होते हैं। तो ये प्रोएक्टिव अप्रोच है। अच्छा मुझे क्रेविंग होगी तो मैं ये करूँगा, मैं अपने भाई के साथ नथी हो जाऊँगा, उसके साथ चिपक जाऊँगा। या मैं अगर मुझे क्रेविंग होगी तो फिर मैं वो स्लिपरी जगह पे नहीं जाऊँगा, फिर मैं उस स्लिपरी बंदे के पास नहीं जाऊँगा, स्लिपरी टाइम पे घर से नहीं निकलूँगा। शाम 4 बजे के बाद रात गए तक मैं घर ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। मैं घर से निकलूँगा सवेरे 6 बजे। अगर आप सवेरे 6 बजे वॉक करने निकल जाएं और सारा शहर घूम लें तो आपको इम्कान है कि कोई आपका बेली मिल जाएगा ना? मुश्किल है। सवेरे 6 बजे 5 बजे मुश्किल है, कम चांसेस हैं कि आपको कोई मिलेगा। तो अगर आपने स्लिपरी जगह का, स्लिपरी बंदे का, स्लिपरी टाइम का ख्याल रख लिया
तो ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है। कभी सोचा कि अगर अचानक कोई मिल गया, पहली बात तो ये है कि आप तो पूज के जाके मिलते हैं, अचानक मिलने वाली बात तो अलग है। आप तो अपने घर वालों को कह रहे होते हैं कि वो बंदा ही बड़ा नेक है। तकरीबन हर घर में ये मसला चल रहा होता है कि अपने स्लिपरी फ्रेंड्स को नेक साबित करने के लिए कहाँ कहाँ के दलाइल नहीं लाए जाते। मतलब ये जो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो आपको इस ट्रैप में से निकलना है कि आपका कोई दोस्त हो सकता है जो स्लिपरी ना हो, ठीक, ये इस ट्रैप से निकल आए। और उसके लिए ये भी समझने की ज़रूरत है कि आप खुद माशाल्लाह बहुत स्लिपरी हैं। जब दोस्त ने स्लिपरी होना या ना होना तो फिर बात दी गल है। तो हम वैसे आपको अपना समझ के कुछ नहीं कहते, आप बेटे हैं तो मैं कहता हूँ कि नहीं आप स्लिपरी नहीं है, वो फलाना स्लिपरी है, लेकिन आप तो खुद स्लिपरी हैं। तो जो बाकी जो लोग हैं वो मुझे बताइए कि कैसे आपका कोई दोस्त हो सकता है और वो स्लिपरी ना हो। तो पहले तो इस ट्रैप में से निकल आए, उनको साबित करते रहना कि नहीं वो बड़ा नेक है, वो बहुत कवालियाँ सुंदर रहती। एक फ़र्द घर का दूसरे फ़र्द के साथ ज़्यादती करता है, बुरा भला कहता है, एग्रेशन करता है, कभी गुस्सा दिखाता है, कभी रोता है और फिर कहता है किसी को दसना ना, तो ये जो घर की बात घर में ही रह जाएगी, इससे वो मामला बढ़ेगा या खुद ब खुद ठीक हो जाएगा? बढ़ेगा ना वो मामला। कोई खामद अगर बीवी को मारता है और खामद कहता है कि ख़बरदार किसी को बताना नहीं, और बीवी कहती है कि मैं भी नहीं बताना चाहती, तो जब इस तरह बात को छुपा के रखा जाता है तो वो मार पिटाई का सिलसिला बढ़ता है कि कम होता है? ठीक। लेकिन अगर कोई खामद बीवी को मारता है और वो उसे कहती है कि देखो अगर आइंदा तुमने मुझ पे हाथ उठाया तो मैं 15 पे कॉल कर दूंगी, तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? लेकिन कहेगा ना तू गल की कीती है, तू मेरे से पुलिस बुलाएंगी। एक बंदा मारता है तो दूसरा रोता है, और मारने वाला कहे कि रो मत, अगर रोगे तो मैं तुम्हें और मारूंगा। तो रोने वाले को क्या करना चाहिए? और ऊंची ऊंची रोए ताकि कोई तो आए मदद ले। लेकिन वक्ती तौर पर घरों में ऐसा होता है कि जब कोई बंदा गलत काम करता है, तोड़ फोड़ करता है, किसी को हफ्ज़े बिजा में रख लेता है, कमरे में बंद करके तो उसको मारता पीटता है या उल्टी सीधी बातें करता है और कहता है ख़बरदार किसी को मत बताना, तो आप फिर इस बात का यकीन रखें कि वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर कोई मदद, घर का कोई बुज़ुर्ग, आप कोई किसी को कहते हैं या अपने रिश्तेदारों में से किसी मुदब्बर इंसान को कहते हैं, या अगर किसी के साथ भी ऐसा ताल्लुक़ नहीं कि किसी की मदद लें और आप 15 पे कॉल करने की बात करते हैं, अभी मैंने ये नहीं कहा कि आप 15 पे कॉल करते हैं, लेकिन अगर आप संजीदा हो के पक्का सा मुंह बना के कहते हैं कि मैं 15 पे अब कॉल करूंगी जब आइंदा आप मेरे पे हाथ उठाएंगे, तो मुझे बताइए कि उसका क्या नतीजा निकलेगा। और अगर पुलिस आएगी तो आपको पता है 15 पे जब कॉल करते हैं और पुलिस आती है तो पुलिस आते ही कोई लाठी चार्ज तो नहीं करती, आंसू गैस तो नहीं फेंकती। पुलिस आके उस बंदे को आराम से समझाती है कि आप ऐसा ना किया करें वरना हमें कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। और उसके बाद वो बंदा गिला कर सकता है कि तुमने पुलिस को क्यों कॉल किया, मैं फ़कत तुम्हें मारा ही था, तुम्हारे सर पे एक डंडा ही तो मारा है, इतनी कौन सी बड़ी बात होगी कि तुमने 15 पे कॉल ही कर ली। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इट वर्क्स। अगर आप किसी बंदे को बता देते हैं कि मैं इस बात को राज नहीं रखूँगा या राज नहीं रखूँगी, मैं किसी न किसी को बताऊँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताऊँगा, मैं हर जगह बताऊँगा जहाँ से मुझे मदद मिलने की उम्मीद हुई, तो उसके बाद आपका क्या हाल है कि वो बंदा जो ज़्यादती कर रहा है वो ज़्यादती करता रहेगा। दुनिया के जो बहुत समझदार तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जहाँ 15 जैसी सर्विसेज हैं और लोग बुलाते हैं, तो उन ममालिक का जो तर्ज़ अमल है जिसको हम फॉलो करते हैं, हम ज़िंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए
उनको फॉलो करते हैं, उनके पीछे चलते हैं कि जो वो कर रहे हैं हम भी वो करें। कई दफ़ा तो हम जाके उनके कुच्छड़ चढ़ जाते हैं। कुच्छड़ चढ़ना समझते हैं आप? गोदी चढ़ जाते हैं, उधर ही चले जाते हैं, डेनमार्क चले जाते हैं। है बेतुकी सी बात, पाकिस्तान से उठ के डेनमार्क चले जाना, हॉलैंड चले जाना, पाकिस्तान तो उठ के बेल्जियम चले जाना। मतलब ना कभी देखा बेल्जियम, ना बेल्जियम में कोई नाना रहता था, एवं मुँह चुकिया थे जा कुच्छड़ चढ़ गए। तो जहाँ हम इतना समझ, आखिर आपने कभी ये तो नहीं ना सुना होगा कि हमारे यहाँ से कोई बंदा नेपाल चला गया। कोई भी नहीं जाता। कहाँ जाते? कनाडा जाना है, अमेरिका जाना है, यूके जाना है, बेल्जियम जाना है। तो वहाँ सब मुल्कों में ये चीज़ यूनानिमसली पाई जाती है ना कि अगर कोई बंदा आपके ऊपर हाथ उठाता है तो आप उसे फौरी तौर पर बता दें कि नेक्स्ट टाइम तुम ऐसे करोगे। पहली दफ़ा पे नहीं मैं कह रहा, नेक्स्ट टाइम अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं आई विल कॉल 15। अगर कोई बंदा फ़ख्र करता है कि वो बुरे रास्ते से नहीं बदलेगा तो वो उसका फ़ख्र है। आपने तो अपनी खाल बचानी है कि नहीं बचानी? आपने तो अपनी खाल बचानी है ना ऐसे बंदे से। क्योंकि जो बंदा इस किस्म का बंदा है कि आपकी पिटाई करता है और आप कहते हैं कि मैं पुलिस को कॉल करूंगी, 15 पे कॉल करूंगी, और वो उसके बाद आपकी और पिटाई करता है और आप 15 पे कॉल करते हैं और वो पुलिस पकड़ के ले जाती है और बाद में वो तलाक दे देता है, तो ये है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। दिस इज़ द जेंटलमैन जिसकी ज़िंदगी से आपको निकल जाना चाहिए। ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ बहुत आम है। हो जाती हैं तलाक़ें भी इस तरह कि बंदे इतने ज़्यादा बीमार होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये इतने ज़्यादा बीमार हैं। जब हम ये कहते हैं कि मैं 15 पे कॉल करूँगी और उसके बाद पुलिस जब उन्हें ले जाती है और वापस छोड़ती है और वो तलाक दे देते हैं, तो एक्चुअली वो इतने बुरे इंसान होते हैं और हमें बिल्कुल पता ही नहीं होता। हम समझ रहे होते हैं कि ये सुधरने वाले हैं, तो वो इस्लाह को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वो इस दवा को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो फिर जो 15 का कानून है वहाँ पे, वो 15 के कानून वालों को भी पता है कि इसके नतीजे में कुछ तलाक़ें भी होंगी, या तो कुछ तलाक होगी या वो बंदा मारपीट छोड़ देगा। और आप अगर समझ लें कि 50% तलाक़ें हो जाती हैं और 50% बंदा मारपीट छोड़ देता है और अच्छा इंसान बन जाता है, तो बुरा सौदा नहीं। क्योंकि बहरहाल मार खाते रहना किसी ऐसे इंसान के हाथों कि जो प्यार करने के लिए आपको ले गया था और वो मार पिटाई करता है, तो इसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। और ऐसे लोगों को जबकि वो किसी की जान ले लेते हैं गर्दन दबा के, तो उनकी फैमिली पर्दा डाल के उनको बचा भी लेती है। मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि हमारे घर के एक मुलाजम है जिनकी एक बहन को खामद ने गला दबा के मार दिया, एक बच्ची थी, उन्होंने दूसरी बेटी दे दी, और वो 2-4 दिन पहले ये जनरल हॉस्पिटल में चंद दिन गुजार के गई है और वो वापस अपने खामद के घर चली गई है। क्योंकि उसके वालिद ने किया है कि घर उजड़न दे नाल बड़ी बदनामी हुंदी है, पिंडा थावां ते घर उजड़न दे नाल बहुत बदनामी हुंदी है, तो वो वापस चली गई है। जब तक आपको क्रेविंग होती है तो वो पीछे उसके करैक्टर डिफेक्ट्स का मामला है। देखिए प्रोसेस ये है कि जब किसी बंदे का मूड ख़राब होता है, गौर से सुनिएगा, जब किसी बंदे का मूड ख़राब होता है तो उसका रुझान नशे की तरफ होता है। पहले वो सिगरेट पीता है, फिर वो चरस पीता है और फिर वो हेरोइन पीता है, और इस दौरान उसके साथ करैक्टर डिफेक्ट्स ऐड होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अब वो हेरोइन पी रहा है, उसको पैसे चाहिए, वो चोरी कर रहा है, वो जुराइम कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, तो करैक्टर डिफेक्ट्स जमा होने शुरू हो जाते हैं। जूं नशे का अरूज की तरफ चलता है तो करैक्टर डिफेक्ट्स जमा होने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है ये वही बंदा हो जिसके अंदर कोई करैक्टर डिफेक्ट नहीं था, सिर्फ मूड ख़राब था, स्कूल का काम नहीं होता था, टीचर डांट डपट करते थे, मूड ख़राब होता था, स्कूल से भागने लगा, स्कूल से भागा, किसी ने सिगरेट पकड़ा दिया, मूड ख़राब था। स्कूल से भागने वाले का मूड अच्छा नहीं होता। जब कोई बंदा स्कूल से भागता है तो एक बात कर रहा हूँ ना, हर एक का अपना अपना तरीका है ना नशे में पड़ने का। कोई स्कूल से भागता है, किसी को कोई ना कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, किसी को स्ट्रेस होती है, किसी
ओवरवर्क का सामना होता है और किसी को वर्कोहलिज्म का सामना होता है। किसी को अगर ओवर ईटिंग जो कि एक एडिक्शन है, तो वो ओवर ईटिंग के साथ भी पीछे करैक्टर डिफेक्ट्स जमा हो रहे होते हैं। कभी आप ओवर ईटर्स को देखें तो उनके अंदर वो सारे करैक्टर डिफेक्ट्स होते हैं जो कि चर्स पीने वालों के होते हैं या कोई और होते हैं। बहुत पापड़ बेलना पड़ते हैं। जितने भी एडिक्टिव बिहेवियर हैं, ये किसी के साथ मोहब्बत का जो खेल होता है, जो लव एडिक्शन होती है, जो सेक्स एडिक्शन होती है, इसके पीछे भी करैक्टर डिफेक्ट्स होते हैं। जब भी कोई एडिक्शन हमारे घर मेहमान के तौर पर आती है तो वो एडिक्शन के पीछे पीछे करैक्टर डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं। पहले होना ज़रूरी नहीं है, वो बंदा इंतहाई नेक हो सकता है। मज़ा, बदमज़गी, गुस्सा या मुस्कुराहट या खुशी, ये सब लॉजिकल थिंकिंग को मुतासर करते हैं। जब हम बहुत खुश होते हैं तो तब भी हम लोगों में चीज़ें खामखा बांट रहे होते हैं, और जब हम बहुत गुस्से में होते हैं तो लोगों से खामखा चीज़ें छीन रहे होते हैं। तो जब भी कोई मूड हद से ज़्यादा और बग़ैर वजह के होता है तो उसके साथ करैक्टर डिफेक्ट्स वाबस्ता होते हैं। याद रखिए, करैक्टर डिफेक्ट्स का मतलब है कि गलत तरीक़ों से अपनी जायज़ ख्वाहिशों को पूरा करना। ये करैक्टर डिफेक्ट्स की, आपकी जायज़ ख्वाहिश है कि पैसे होने चाहिए, आप किसी की जेब काट लेते हैं, तो ये करैक्टर डिफेक्ट है। गलत तरीक़ों से अपनी जायज़ ख्वाहिशें, सुकून पाना चाहते हैं तो बजाय इसके कि एक्सरसाइज करें, शराब पी के सुकून पा रहे हैं। तो जो करैक्टर डिफेक्ट्स होते हैं वो गलत तरीक़ों से अपनी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करना है। और ज़रूरी नहीं कि करैक्टर डिफेक्ट्स पहले हों तो फिर कोई नशा करेगा। एक्चुअली जब लोगों को पता चलता है कि कोई बंदा नशा करता है तो इतनी देर हो चुकी होती है कि करैक्टर डिफेक्ट्स आ चुके होते हैं, और लोग पहले करैक्टर डिफेक्ट्स नज़र आते हैं लोगों को, फिर पीछे नशा नज़र आता है। बात यह है कि ये जो होता है ना, जिसको हम कहते हैं लेसर ईवल को कबूल करना। लेसर ईवल का मतलब है चलो नशा तो नहीं ना कर रहा, अगर कहता है डॉक्टर साहब नू ना दसो मेरे हालात, तो चलो नहीं दस दे। तो आज की बचत करने के लिए ये चीज़ें होती हैं ना, पक्का रहना चाहिए कि जो प्रिंसिपल सेंटर्ड अप्रोच है उसके ऊपर चलना चाहिए। कि एक बच्चा कहता है जी दसना नहीं डॉक्टर साहब नू, तो मुझे ये बताएं कि जब पहले वो इलाज में आया था तो उसकी सलाह करके आए थे आप? जो पहले आप आते हैं तो क्या आप सलाह करके आते हैं? तो फिर सलाह कहाँ से शुरू करते हैं चौधरी साहब से? यानी आपको पता है कि जो सलाह करना है उससे मुमकिन नहीं है। अगर सलाह करना किसी से मुमकिन ना हो तो फिर सलाह नहीं करते उसके साथ, फिर बात करते हैं आके और मसले को हल करते हैं, और मसला हल हो जाता है इनवेरिएबली। जिनकी मर्ज़ी नहीं होती उनकी मर्ज़ी बन जाती है। जो गुस्सा कर रहे होते हैं वो गुस्सा छोड़ देते हैं, जो नशा कर रहे होते हैं वो नशा छोड़ देते हैं, जो झगड़े कर रहे होते हैं वो झगड़े छोड़ देते हैं, जिनको हम बुरे लग रहे होते हैं उनको हम अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। तो एक तगोदो तो जारी रहती है ना, कि कोशिश करते रहते हैं कि अच्छा इस तरीके से या उस तरीके से आपके कोई नज़रियात पे काम करें, आपके कुछ रवैयों पे काम करें। देखिए, आपके नज़रियात पे भी काम हो रहा होता है। सडनली कोई बात होती है इस हॉल में तो वो पेनिट्रेट कर जाती है, वो आपको लगता है कि ये ठीक बात है। और कई दफ़ा आपके बिहेवियर्स पे काम किया जाता है कि वो सो रहे हैं तो मैंने उनको बोला कि आप सोए ना, वरना ये सारा लेक्चर आपको अकेले को बैठ के बाद में अकेले ही खाना पीना पड़ेगा। आपको पता है ना इस चीज़ का, कि अगर कोई वॉशरूम जाता है तो वो भी फिर फ्रंट लाइन में बैठ के तो सारा दोबारा देखता है। तो बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए भी तो तरीके होते हैं ना, बिहेवियर्स को। तो जो बिहेवियर है उसको चेंज करने के लिए फिर वो तरीके सारे के सारे आजमाए जाते हैं। और जब आप के नज़रियात चेंज किए जाते हैं और बिहेवियर चेंज किया जाता है तो इन दो चीज़ों के बीच में जो सैंडविच चीज़ है वो है ख़राब मूड, जो कि ठीक हो जाता है। इस बात को ज़रा गौर से अगर समझ ले तो अच्छी बात है कि एक आपका नज़रिया और एक आपका बिहेवियर,
एक आगे इंजन तो एक पीछे इंजन, और बीच में कहीं सैंडविच होता है आपका मूड। आप ज़रा गौर करिए किसी सिचुएशन को कि आपके किसी बिहेवियर से या आपके किसी नज़रिए से, क्योंकि एक नज़रिया होता है, एक बहू का नज़रिया है कि मेरी सस घर आएगी तो भैड़ा जहा मूड बना के मैं देखेगी तो मैं मूड ख़राब करांगी, और जब सस घर आएगी और भैड़ा जहा मुँह बना के देखेगी तो फिर मूड ख़राब होएगा कि नहीं, क्योंकि एक नज़रिया है पहले, तो मूड हो जाएगा। तो बीच में आ गया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि जब मूड ख़राब हो गया तो बहू का जो बिहेवियर है वो सास से अच्छा होगा या उसको वो मक्खी डुबो के चाय में फिर निकाल के चाय पेश करेगी? कुछ करेगी ना ऐसा काम कि अच्छा फिर ठीक है, फिर इंज ते इंज ही सही। तो जब वो ये करेगी तो किसी दिन सास पकड़ भी तो लेगी ना कि यह की भी कर दी है, तो मूड खराब चलता रहेगा ना। पीछे नजरिया, आगे बिहेवियर, क्योंकि आपको पता भी होता है कि आपकी फैमिली के लोगों का, आपके मुआशरे के लोगों का तयशुदा बिहेवियर होता है। कोई बंदा आपके सामने सडनली आता है तो आपको पता होता है कि इसका बिहेवियर क्या होगा, इसका रवैया क्या होगा। ये अब आपका नज़रिया है। अगर आप सोचते हैं कि यार ये जो बंदा पिछले साल मिला था तो इसने बदतमीज़ी की थी, तो अब ये समझ गया होगा, अब इस साल जब ये मिला है, हो सकता है ये हज करके आया हो सकता है ये कुछ दिन किसी ऐसे आदमी की शरीके हयात रहा हो जो कि पिटाई करता है और ये दुरुस्त हो गया हो सकता है। तो बंदे को कुछ ना कुछ अच्छे नज़रिए से भी तो मदद मिलती है। कहते हैं लेट्स सी कि मेरे साथ ये बुरा रवैया करता है कि नहीं करता। अगर आप हमेशा ये सोचते हैं कि जब तक ये बुरा रवैया करता नहीं, मैं पहले से अज्यूम नहीं करूँगा कि ये बुरा रवैया करेगा, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। तो नज़रिए से बहुत फ़र्क पड़ता है मूड की ख़राबी से जहाँ तक ताल्लुक़ है, क्योंकि आगे बिहेवियर होता है जो कि आपने ऐसा करना होता है, आगे एक बिहेवियर होता है। तो पीछे नज़रिया और आगे बिहेवियर, इन दो चीज़ों पे अगर आप फोकस कर लें तो बीच में जो आपका मूड है उसको चरस पीने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इसको कहते हैं CBT।